नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। खासतौर से बात होगी पीएम की सेशल्स यात्रा को लेकर, जहां से वो रवाना हो चुके हैं। लेकिन इस यात्रा में क्या कुछ खास रहा है, आज आखिरी दिन, वो आपको बताएंगे। साथ ही डालेंगे और देश भर की तमाम जो खबरें हैं, पश्चिम बंगाल में यूसीसी को लेकर क्या कुछ अपडेट आ सकता है या नहीं, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी आपको देंगे। बात करेंगे पंजाब की भी कि आखिर वहां पर किस तरीके से भगवंत मान जो हैं वो लगातार क्यों आखिरकार सुर्खियों में आ रहे हैं और क्या अब अगला कदम यहां उठाया जा सकता है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी, उन पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहला ये नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 3 दिन के दौरे के बाद से प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश रवाना। अरुलमिहू, नवशक्ति, विनायकर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी की मुलाकात। श्री राम मंदिर दान में कथित गड़बड़ी मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। सुप्रीम कोर्ट की नियमित बेंच करेगी सुनवाई, तय समय सीमा में जांच पूरी करने की मांग। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज अहम विधेयक होंगे पेश। ओबीसी से जुड़े 2 संशोधन विधेयक शामिल। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी देंगे बयान। पंजाब में बेअदबी कानून पर काल तक की अहम बैठक। सभी सिख विधायक बैठक में होंगे शामिल। भगवंत मान के खिलाफ एसजीपीसी डीजीपी को देगी शिकायत। और पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान ने आतंकियों को निशाना बनाने का दावा किया खारिज। कहा 36 आम नागरिक हमले में मारे गए। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर। सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सेशल्स यात्रा के दौरान पीएम मोदी वहां राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एरमिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और दोनों देशों के बीच सहयोग के कई क्षेत्रों को विस्तार दिया। पीएम मोदी ने वहां की, अगर नेशनल असेंबली की हम बात करते हैं तो उसको भी संबोधित किया। उन्हें गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। तो 3 दिवसीय प्रधानमंत्री का ये दौरा रहा और इस दौरान हमने देखा किस तरीके से तीनों दिन जो खासतौर से गतिविधियों की अगर बात की जाए, आज आखिरी दिन था। यहाँ पर भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री हैं वो रवाना हो चुके हैं सेशल्स से स्वदेश के लिए। उस वक्त की ये तस्वीरें और इस यात्रा की अगर बात की जाए, कई मायनों में सफल ये मानी जा रही है, क्योंकि इस दौरान दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए हैं। और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सेशल्स के गोल्डन जुबली जो सेलिब्रेशन था नेशनल परेड में, वो और मुख्य अतिथि भी शामिल हुए थे। हमारे संवाददाता निखिल सिंह सेशल्स से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स से स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। किस तरीके से ये जो यात्रा है बेहद खास रही और आज के दिन की अगर बात की जाए? बिल्कुल, ये यात्रा बेहद खास रही, बहुआयामी अगर इसको कहा जाए, मल्टी फेसेटेड है और इसके मल्टी फेसेटेड इफेक्ट्स भी है। क्योंकि जो हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि ये 9 महीने में तीसरी वीवीआईपी विजिट थी। 50वें स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर यह विजिट थी। तो ऑब्वियसली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि भारत और सेशल्स के रिश्ते किस तरह से और क्या महत्व दोनों देश एक दूसरे को देते हैं। अब अगर इस यात्रा की खासतौर पर बात करें, जो टेकअवेज की बात करें, तो अभी तक जो सेशल्स के साथ हमारा रिश्ता था बहुत मजबूत था, लेकिन हम रक्षा समझौतों के इर्द गिर्द ज्यादा थे। इस बार हमने विकास की बात कही, बंधुत्व की बात कही और एक साथ कदम ताल करते हुए इस पूरे एरिया में सुरक्षा की व्यवस्था को स्थापित करने की, साझा चुनौतियों को एक साथ झेलने की बात कही और साथ ही साथ विकास में भी जो साझा विकास का जो भविष्य है उसको गढ़ा। 50 वर्षों का आगे का रोड मैप तैयार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन रहता है कि आगे देखते हुए भविष्योन्मुख, तो अगले 50 वर्षों का एक रोड मैप तय किया गया। जो सेसल फ्रेमवर्क रहा, जिसमें सस्टेनेबिलिटी की बात हुई, सेफ्टी की बात हुई, सिक्योरिटी की बात हुई, उसके साथ ही साथ एनहांस
जो आपस के जो रिश्ते हैं उनको और बढ़ावा देते हुए, और ब्लू इकोनॉमी की बात हुई, तो ये चीजों जी निखिल, बिल्कुल ये तमाम अहम विषय जिन पर हमने देखा इस दौरान जो बातचीत है वो की गई थी। और इसके साथ साथ खासतौर से अगर बात की जाए भारत के डीपीआई यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, तो ये भी एक तरीके से यहाँ भी हमने देखा किस तरीके से सुर्खियों में रहा, और इसी को लेकर जो एमओयू हैं वो भी हमने देखे। और प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि इसके जरिए किस तरीके से जो गवर्नेंस है उसको और ज़्यादा सरल हम बना सकते हैं, और खासतौर से एक फाइनेंशियल इंक्लूसिव के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपनी 3 दिवसीय सेशल्स यात्रा पर थे, स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन इस दौरान हमने देखा किस तरीके से एक बेहद ही सफल जो दौरा है ये प्रधानमंत्री का रहा। दोनों देशों के बीच न सिर्फ कई अहम समझौतों का आदान प्रदान हुआ, बल्कि जिस तरीके से निखिल बता रहे थे कि अगले 50 वर्षों के लिए भी एक तरीके से जो रोड मैप है वो यहाँ तैयार हुआ, और वही देखने को मिला। और आपको बता दें, इससे पहले सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में उस वक्त भारत के लिए गर्व का पल देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च कर रहे भारतीय दल के सम्मान में अपनी सीट से खड़े हो गए। भारतीय दल जब इस परेड में शामिल हुआ, इस दौरान हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपनी सीट से उठ खड़े हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश यात्राएं केवल कूटनीतिक बैठकों और रणनीतिक साझेदारियों तक सीमित नहीं है। उनकी यात्राओं में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की मजबूत छाप साफ दिखाई देती है। मंदिरों, बौद्ध स्थलों और आध्यात्मिक केंद्रों के दौरे के जरिए प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को एक नई पहचान भी दी है। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का सशक्त माध्यम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात और आपसी व वैश्विक हितों से जुड़ी बातचीत के इतर भी कुछ और है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को लेकर, क्योंकि लगातार हम देखते हैं अलग अलग अपने दौरे के दौरान किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भारत की जो संस्कृति है ना सिर्फ हमें उसकी झलक दिखाई देती है, बल्कि किस तरीके से पूरा विश्व, जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भारत का जिक्र ज़रूर होता है। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को वैश्विक स्तर पर अहिंसा, शांति और सत्य के संदेश के लिए सदैव याद किया जाता है। लंदन की बात करें, न्यूयॉर्क की बात की जाए, जिनेवा और ब्यूनस आयर्स सहित दुनिया के कई देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने विदेश दौरे के दौरान अक्सर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके विचारों और आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। सेशेल्स के साथ भारत के गहरे कूटनीतिक और ऐतिहासिक संबंध महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इस साल फरवरी में राष्ट्रपति हरमिनी ने भारत यात्रा के दौरान गांधी जी के विचारों को भारत सेशेल्स साझेदारी का एक अहम मार्गदर्शक बताया था। इन विचारों को मजबूती देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया के पीस पार्क में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भेंट की। कांस्य की ये प्रतिमा अहिंसा, शांति और भारत सेशेल्स संबंधों के प्रतीक के रूप में जून 2022 में स्थापित की गई थी। गांधी के विचार और सिद्धांत पूरी दुनिया में स्थापित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं स्थापित मूल्यों के प्रति हमेशा से अपना समर्पण भाव व्यक्त करते रहे हैं। उन्होंने 6 जुलाई 2025 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी तरह का भाव 21 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन गयाना के प्रोमेनेड गार्डन में भी देखने को मिला। उन्होंने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन के कीव, 21 जून 2023 के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा, 29 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम, 24 जून 2017 को पुर्तगाल के लिस्बन,
11 जुलाई 2016 को केन्या के नैरोबी विश्वविद्यालय, 8 जुलाई 2016 दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन हिल, 12 नवंबर 2015 को लंदन, 12 मार्च 2015 को मॉरिशस और 30 सितंबर 2014 को वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2019 को सियोल के योनसेई विश्वविद्यालय, 16 नवंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन स्थित रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड, 12 अप्रैल 2015 को जर्मनी के हनोवर स्थित पुलेमैन स्ट्रेस, 11 जुलाई 2015 को तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद और 12 जुलाई 2015 को किर्गिस्तान के बिश्केक में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने कई मौकों पर बापू के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को याद किया है। उनका मानना है कि हिंसा और घृणा से मुक्त होकर गांधी जी के दिखाए शांति के मार्ग पर चलकर ही एक समावेशी और विकसित समाज का निर्माण किया जा सकता है। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी विश्व को मार्गदर्शन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देखा आपने किस तरीके से महात्मा गांधी के जो विचार हैं, उनके आदर्श हैं, उनको, और हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी अलग अलग जगह जब जाते हैं तो अपने संबोधन में उनका जिक्र भी करते हैं और उसी तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं उनका प्रसार भी करते हुए नजर आते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स में गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं। विश्व कल्याण की भावना के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विदेश दौरों पर सम्मानित किया जाता है। सेशेल्स की यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। इससे पहले पीएम मोदी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने देश के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को ये अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया।
जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आइए मिड डे प्राइम में अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर बदलाव जो है लगातार देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार था। शुभेंदु सरकार सदन में ओबीसी आरक्षण से जुड़े 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। पहले विधेयक के तहत वर्ष 2012 में बनाए गए ओबीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके जरिए ओबीसी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की मौजूदा अनुसूची को हटाया जा सकता है और आप बता दें, और साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श के आधार पर नई व्यवस्था जो है वो लागू की जाएगी। साथ ही कुल आरक्षण की सीमा इसमें 50% से अधिक नहीं होगी। वहीं दूसरे संशोधन विधेयक में आप बता दें, ये प्रावधान है कि यदि किसी समुदाय को ओबीसी सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया हो या बाहर रखा गया हो तो नागरिक सीधे पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष आवेदन या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आयोग की सिफारिश के आधार पर ही राज्य सरकार निर्णय लेने के लिए बाध्य होगी। वहीं भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार ने ओबीसी सूची में कई समुदायों को राजनीतिक आधार पर शामिल किया, जिससे हिंदू समुदाय की कई पिछड़ी जातियों की उपेक्षा हुई, जबकि मुस्लिम समुदाय के अनेक वर्गों को इसका अतिरिक्त लाभ मिला। और वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार समान नागरिक संहिता के अपने वादे को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। सीएम शुभेंदु सरकार खुद इस पर आज आप बता दें अपनी वो जानकारी दे सकते हैं। शुभेंदु यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेष समिति के गठन की आधिकारिक घोषणा आप बता दें आज यहाँ की जा सकती है। समिति की कमान किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी जा सकती है। इस बीच यूसीसी को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं और आशंकाओं पर विराम लगाते हुए भाजपा ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। पार्टी ने साफ किया है कि पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 366, 25 और अनुच्छेद 342 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसी भी अनुसूचित जनजाति पर यूसीसी के प्रावधान लागू नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान में स्पष्ट किया कि भाजपा का कोई छिपा हुआ उद्देश्य इसमें नहीं है और पार्टी स्थापना के समय से ही यूसीसी की पक्षधर रही है। उन्होंने बताया कि जब भाजपा के मात्र 2 सांसद थे तब भी यह मुद्दा उठता रहा और आज देश में सरकार होने के बावजूद पार्टी का रुख वही है। समित भट्टाचार्य ने बताया कि जहां भी भाजपा की सरकार बनेगी वहां यूसीसी लागू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है यूसीसी का बात ही जनता के सामने रहा। एक समय था इंदिरा जी का देहांत के बाद हम लोग 242
सेट पे चुनाव लड़के सिर्फ 2 मिला था हम लोग। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं, और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा। तो बंगाल में ना सिर्फ यूसीसी बल्कि ओबीसी वर्ग के लिए भी अगर देखा जाए किस तरीके से एक राहत जो है वो उसके तौर पर ये देखा जा सकता है। इस पर और जानकारी लेंगे। सौरभ दत्ता हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे, जो 2 महत्वपूर्ण विधेयक जब हम बात कर रहे थे, किस तरीके से ओबीसी वर्ग की अगर बात की जाए खासतौर से यहाँ, क्योंकि इससे पहले बीजेपी लगातार हमने देखा था किस तरह के आरोप यहाँ लगाए गए थे ममता बनर्जी की सरकार पर, लेकिन अब शुभेंदु सरकार की अगर बात की जाए तो ऐसा लगता है ऑल इज वेल, और शायद लोगों को यही इंतजार था और इसी वजह से एक बड़ा बदलाव बंगाल में देखने को मिल रहा है। मुकुल, आपको याद रहेगा कि ओबीसी लेकर जब कोलकाता हाईकोर्ट में ये केस वहां पर दायर हुआ था, वहां पर सभी कोलकाता हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि जिस तरीके से ये ओबीसी लिस्ट में अमेंडमेंट लाया गया था 2012 साल में, और उसके चलते जो एक विशेष समुदाय के काफी सारे जनगोष्ठी को वहां पर शामिल किया गया था, उसका प्रोसेस को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने वो वहां पर खारिज कर दिया था, और वहां पर जो पहले की जो स्थिति थी, जो 10% और 7% कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में, वही लागू किया गया था। आज मंत्री बैकवर्ड क्लास के जो मंत्री यहाँ पर है गौरी शंकर घोष, उन्होंने ये बिल पास करके उन्होंने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसी आदेश के तहत ये बिल में ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है, और साथ ही साथ एक और अमेंडमेंट लाया गया है जिसमें कमीशन तय करेगा, जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है वो तय करेंगे कौन कौन जनजाति या फिर कौन कौन समुदाय के कौन कौन संप्रदाय इसमें आएंगे, उनको ये सुविधा मिलेगी और आगे चल के कितने प्रतिशत तक इनको ये मिल सकता है। हालांकि कहा गया कि बिल में कि 50% से ज्यादा नहीं, लेकिन हर नागरिक अपना जो अगर आपत्ति है तो वो कमीशन के पास जा सकते हैं, और कमीशन उसके ऊपर विचार करके सरकार को रिकमेंडेशन देगी। और इसी का बात को कहा गया है। पहली वाली जो बिल थी, जो ममता बनर्जी ने जो 2012 में जो अमेंडमेंट किया था, उसकी जो बिल थी वो बिल अब टेबल भी हो गया, वो पास भी हो गया है। उसके पक्ष में 186 वोट पड़े हैं, विपक्ष में 17 वोट पड़े हैं, और 6 लोग एब्सटेन रहे हैं, 6 जो मेंबर्स हैं वो एब्सटेन रहे हैं। और अभी कमीशन कमीशन वाला जो बिल है उसके ऊपर डिस्कशन जारी है। मुकुल जी बिल्कुल सौरभ, और खासतौर से अगर देखा जाए एक बड़ा तबका हम मान सकते हैं जो कि इससे जाहिर तौर पर लाभान्वित होगा, क्योंकि उनका हक जो है वो शायद अब मिलेगा। और यही अगर देखा जाए लगातार हम शुभेंदु सरकार में देख रहे हैं कि जो कहा गया था सरकार उसको करती हुई नजर आती है। यूसीसी की भी बात कही गई थी, उसको लेकर भी माना जा रहा है कि आज जो बयान है वो दे सकते हैं मुख्यमंत्री। मुकुल, देखिए, ओबीसी रिलेटेड अमेंडमेंट बिल हो या फिर यूसीसी, सरकार का जो वक्तव्य है वो खूब स्पष्ट है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगा, जो होगा सबके लिए समान होगा, समान नियम लागू किया जाएगा। यूसीसी के ऊपर भी सीएम शुभेंदु अधिकारी एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। उसके पहले एक एंटी सोशल एक्ट जो गुंडाई का जो यहाँ पर कल्चर एक बिल्ड हुआ था पिछले 15 सालों में, उसको खत्म करने के लिए एक एंटी सोशल एक्ट बिल वो भी लाया जाएगा। उसके बाद सीएम यूसीसी के ऊपर स्टेटमेंट देंगे। सुना जा रहा है कि एक रिटायर्ड, ऐसा हवाला है कि एक रिटायर्ड लेडी जस्टिस के नेतृत्व में ये कमेटी गठन किया जाएंगे, और वो लेडी रिटायर्ड जस्टिस ऐसी एक व्यक्ति है जो इस तरीके काम में काफी उनका एक्सपीरियंस रह चुका है। और इसी बीच जब ये डिस्कशन में मुकुल, आप जब हमसे पूछ रहे थे कि सरकार सख्ती बरस रही है, सरकार तुष्टीकरण की राजनीति को खात्मा करना चाहती है, इसी बीच और एक घटना आज घटी, मैं उसका भी मेंशन करना चाहूंगा अगर आपको इजाजत हो तो। आप जानते हैं कि हुमायूं कबीर नौदा के जो एमएलए हैं, वो आम जनता उन्नयन पार्टी के, वो काफी विवादित बयान देने के लिए काफी मशहूर है। इस बार भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया, 26 तारीख को एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद में बीजेपी का जो फ्लैग है वो फ्लैग धरने वाला कोई नहीं रहेगा। ये जो बात उन्होंने कहा, और उसके साथ और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि जिसको साफ तरीके से एक तरफ से इंस्टिगेशन माना जा रहा था। तो आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन में कहा है कि हुमायूं कबीर को जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, ये बयानबाजी एकदम इंस्टिगेशन है। उनके खिलाफ 2 एफआईआर किए गए हैं,
और साफ तरीके से उनको ये चेतावनी दिया गया है कि इस तरह की बयानबाजी, ये आखिरी बयानबाजी होगा उनकी। और जिस जगह पर उन्होंने ये बयानबाजी किए हैं, पहले उनके जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, फिर हुमायूं कबीर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और ये साफ तरीके से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि असल में आने वाले 2-3 महीनों में चुनाव है, उस उपचुनाव से पहले ऐसे भड़कालू बयान दे रहे हैं हुमायूं कबीर। अभी हुमायूं कबीर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर बंगाल की राजनीति माहौल अभी गरमाया गया है, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर बीजेपी एमएलए की तरफ से लाया गया था, उसके ऊपर सीएम ने स्टेटमेंट दिया। और इस स्टेटमेंट में भी एक तरफ से सीएम ने मेंशन किया कि पिछले जो सरकार थी उसकी जो मुख्यमंत्री थी वो एक वीक मुख्यमंत्री थे, कमजोर मुख्यमंत्री थे, कमजोर मुख्यमंत्री थे। सौरभ, क्या माना जाए, टीएमसी जो 15 सालों में करती रही लोगों को भड़काने का काम, उसका काम लगता है अभी भी सिर्फ वो वही करना चाहती है। और इस बार लगातार हमने देखा है किस तरीके से मुखी उसको हर जगह खानी पड़ रही है। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि अभी जो स्थिति है, अब एक बड़ा बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। और ये बड़ा बदलाव क्योंकि खासतौर से यूसीसी की भी अगर बात की जाए, इसको लेकर भी हमने देखा था टीएमसी ने किस तरीके से पहले बयानबाजी की थी। लेकिन अब आज जब जैसा आपने बताया कि एक जो समिति है वो गठित हो सकती है, तो ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है। काफी अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए बंगाल में जनजाति आदिवासी जो गोष्ठी है, आदिवासी जनजाति जो है, उनको यूसीसी के तहत उनको नहीं लाया जाएगा। ये बात राज्य बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है। जी ने कहा कि जो आदिवासी जनजाति है उनको यूसीसी के तहत लाया नहीं जाएगा। लेकिन बाकी जो ऐसी स्थिति है कि जो बंगाल की जो स्थिति है, बंगाल की जो लोग है, बंगाल की जो कल्चर है, इसको ध्यान में रखकर ये नियम बनाया जाएगा। जैसे सीएम शुभेंदु अधिकारी इसके ऊपर स्टेटमेंट करेंगे, तो वैसे और भी बातें स्पष्ट होगी कि बंगाल की भाजपा की सरकार का लक्ष्य क्या है, यूसीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस तरीके से यूसीसी को यहाँ लागू करना चाहते हैं। क्या वो अलग जो स्टेटों में ये लागू है, जैसे उत्तराखंड, असम, तो उन तरह ही यहाँ पर भी लागू होगा, ताकि या कि यहाँ पर कुछ बदलाव लाए जाएंगे। तो इसी के लिए जो कमेटी फॉर्म किया जाएगा, उस कमेटी के हेड कौन होते हैं, उनका नाम सामने आएगा। तो ये सारी बातें काफी अहम है। और इसी के लिए और लेकिन जो मूल जो भाव है वो एक तरह से ये है कि जो लॉलेसनेस था बंगाल में, वो कानूनी व्यवस्था का जो बुरा हाल था, उसको सुधारने के लिए ये सरकार सख्त कदम उठाने पर पीछे नहीं हटेगा। जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट है कि यहाँ पे कानून का शासन कायम हो। तो कानून का शासन कायम करने के लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाए जाएंगे। और इसी के लिए आज हुमायूं कबीर को लेकर भी सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सदन के अंदर जो बात कही, अगर आप उसको भी देखेंगे तो उसमें वही मैसेज है कि इस तरह से भड़कालू बयान को ही भी देगा तो उनको भी कानून उनके लिए भी समान है, लॉ उनके लिए भी समान है, उनके खिलाफ भी व्यवस्था लिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर समझना होगा टीएमसी के जो नेता हैं कि अब कानून जो है वो सही तरीके से यहाँ काम करता हुआ नजर आएगा। अब बड़ा बदलाव जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। और कानून के दायरे में, जैसा आपने कहा कि उनको रहना होगा, और कानून के दायरे में नहीं है तो फिर कानून का जो दायरा है वो और किस तरीके से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उन पर और झकड़ता हुआ भी नजर आ सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं असम की भी। जी हाँ, जहाँ पर कुदरत का कहर नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति है वो देखने को मिली है। लेकिन इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से फोन पर बात कर राज्य के कुछ हिस्सों में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। असम के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राज्य के 6 जिलों में करीब 22,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश, बाढ़ और नदी के किनारे के कटाव से आर्ची पाथर और सीमेंट चपारी स्टेशनों के बीच स्थित एक रेलवे पुल प्रभावित हुआ है। 1965 में बने और बाद में ब्रॉडगेज में बदले गए इस पुल की हालत अच्छी थी, लेकिन नदी के किनारे का एक बड़ा हिस्सा बह जाने के कारण इसका एक पिलर अस्थिर हो गया। आपको बता दें, DRINS असम बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार नगला घाट पर दिसांग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों की अगर बात की जाए तो इसमें धेमाजी, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, चिरांग, लखीमपुर और कोकराझार शामिल हैं, जहां बाढ़ का पानी
करीब 11 राजस्व सर्किलों के 96 गांव तक फैल गया है। धेमाजी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां करीब 15,483 लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 1,263 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। धेमाजी में बचाव कार्य चल रहा है। वहां एनडीआरएफ और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने 5 जो नावें हैं वो तैनात की हैं और करीब 52 लोगों और 18 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। सरकार ने 6 राहत वितरण केंद्र भी खोले हैं। राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने के कारण अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। तो असम के कई ऐसे जिले जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है और खासतौर से करीब अगर देखा जाए 96 ऐसे गांव जो कि इससे प्रभावित माने जा रहे हैं। क्या ताज़ा स्थिति है, इसके लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारी संवाददाता सुबीना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुबीना, जानना चाहेंगे आपसे, कई ऐसे ज़िले जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, कई ऐसे गांव, करीब 22,000 से ज़्यादा लोग बताया जा रहा है कि अभी तक इससे प्रभावित हुए हैं। क्या कुछ राहत बचाव कार्य चल रहा है और ऐसे में मौसम विभाग ने किस तरह की जो अंदेशा है वो जताया है? जी, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम जो है काफी दिन से जो है भारी वर्षा हो रही है पूर्वोत्तर के राज्यों में, अगर हम बात कहें। और कुछ ही दिन पहले जैसे अरुणाचल में जो है निपको वैली में जो एक भयंकर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसकी वजह से जो है बहुत सारा जो है पानी और बहुत सारे घर भी बह गए। और उसी का जो है आप कह सकते हैं कि पोस्ट इफेक्ट और लगातार भारी वर्षा के तहत जो है भूस्खलन तो हो ही रहा है, तो उससे जो भी पानी का बहाव है वो जो है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि धेमाजी डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है आफ्टर अरुणाचल अगर हम कहें तो। जैसे ही पहाड़ों से पानी आता है सीधे आके धेमाजी में आता है, तो इसलिए, और क्योंकि धेमाजी जो है लो लाइंग एरिया है, तो इसलिए जो है यहाँ का जो ब्रिज है, जैसे कि धेमाजी जो है नॉर्थ बैंक में है और डिब्रूगढ़ साउथ बैंक में है, तो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक को बोगीबील ब्रिज कनेक्ट करता है। उसके बाद जो है जैसे ही आप धेमाजी की तरफ जाते हैं, रेड टुवर्ड्स द राइट, बोगीबील से राइट, वहां पे जो है अरुणाचल के तरफ जो मुरकोंग सेलेक्ट तक जो है सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का, उससे जो एक छोटा सा ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है। क्योंकि ये भारी जो है वर्षा के कारण जो है एक पोर्शन जो छोटा सा ब्रिज का जो है उसका जो है पिलर हिलने के वजह से जो है ब्रिज का जो है काफी नुकसान हुआ, जो कि ये सेमाई नदी आर्ची पत्थर और सीमेंट सापोरी बोलते हैं। इसके बीच जो है इरोशन के कारण इसके बीच जो एक ब्रिज आता है, तो उसमें जो है काफी इफेक्ट हुआ है। इसकी वजह से जो है तिनसुकिया डिवीजन के अंदर जितने भी ट्रेन सर्विसेज है उस एरिया में जाते हैं, मुरकोंग सेलेक्ट तक और सिलापत्थर एरिया में, तो वो जो है अभी फिलहाल जो है ट्रेन सर्विसेज वहां पे बंद हुए हैं। और उसके अलावा जो है अगर हम दिसांग नदी की बात कहें जो कि नंगलामुरा घाट में है, जो अबव डेंजर लेवल जो बह रही है अभी। और अगर पूरे हम असम की बात कहें तो काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो भी अभी बाढ़ के चपेट में आए हैं। जैसे उनमें से नंबर 1 तो हो गया धेमाजी, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोग इफेक्ट हैं। और उसके अलावा है नौलबारी है, डिब्रूगढ़ है, क्योंकि डिब्रूगढ़ में भी काफी जो है इरोजन देखने को मिला है। बिल्कुल सुबीना, इसके साथ साथ कोकराझार में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं। पहले जो है यहाँ के जो एमएलए है प्रशांत फुकन, उन्होंने ऐलान किया है कि काफी जियो बैग्स यहाँ पे जो है बैंक्स में फैलाए जाएंगे, ताकि जो है जो कटाव हो रहा है इस भारी वर्षा के कारण वो जो है डिब्रूगढ़ को इफेक्ट न करे। इसके अलावा अगर हम बात करें चिरांग, लखीमपुर, कोकराझार, ये सब जो एरिया है जो अभी बाढ़ पीड़ित है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो वहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच गृहमंत्री ने जो मुख्यमंत्री से बात की है और जो स्थिति है उसकी पूरी जानकारी ली है, किस तरह के हालात बने हुए हैं, इस बारे में कुछ और ताज़ा जानकारी मिल पाई है आपको? क्या कुछ बातचीत हुई?
जी, कल ही जो है ये शाम को ये घटना घटी, ये ब्रिज वाला। उसके बाद ही जो है आज सुबह ही जो है होम मिनिस्टर ने कॉल किया हमारे असम के मुख्यमंत्री को, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को, और उन्होंने ये ट्वीट में आश्वासन बताया है कि भारत सरकार ने जो है पूरा जो है रिलीफ मेजर्स के लिए पूरा आश्वासन जताया है। जितने भी रिलीफ मेजर्स है वो जल्द से जल्द वो शुरू हो चुका है। रेस्क्यू एफर्ट्स जारी है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार जो है 24/7 अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट जो प्रशासन है, क्योंकि ये काफी अभी डेंजरस सिचुएशन हो गया है, क्योंकि अरुणाचल में है जो सीजी नदी है उसमें भूसंखलन के वजह से, क्योंकि पहाड़ है, अरुणाचल पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे भूसंखलन लैंडस्लाइड के वजह से एक नेचुरल डैम की तरह बन गया है, जिसकी बिल्कुल सुबिना, भूस्खलन की वजह से भी लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य जो है वो हर शख्स के पास तक पहुंच सके, जिससे किसी तरह की दुविधा या परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें, राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल बंटवारे को लेकर करीब 3 दशक से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में दोनों राज्यों ने यमुना जल परियोजना से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। समझौते के तहत 1994 के यमुना जल बंटवारा समझौते को लागू करने पर सहमति बनी है, जिसके अनुसार राजस्थान को 1917 क्यूसेक यमुना जल मिलेगा। वहीं हरियाणा को निर्धारित इनटेक पॉइंट्स और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक जलाशयों से पानी लेने की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों को पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलेगा। पानी की आपूर्ति के लिए हथनीकुंड से हासियावास तक 3 पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी, जो हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरेंगी। समझौते के बाद अब भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। तो 3 दशक पुरानी जल समस्या के समाधान की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये परियोजना लोगों और धरती दोनों की प्यास बुझाने का माध्यम बनेगी। उन्होंने बताया कि नई परियोजना के तहत हर वर्ष जुलाई से अक्टूबर के बीच लगभग 580 MCM पानी पश्चिमी यमुना नहर से 3.6 मीटर से अधिक व्यास वाली 3 भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए राजस्थान की कृत्रिम झीलों तक पहुंचाया जाएगा। गृहमंत्री ने इसे हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों के लिए जल सुरक्षा और विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। 3 दशक पुरानी समस्या जो लोगों की प्यास और भूमि की प्यास से जुड़ी हुई थी, आज इसका समाधान होने जाता है। इन नई परियोजना से जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 580 MCM पानी यमुना पश्चिम यमुना नहर से 3 अंडरग्राउंड पाइपलाइनों से राजस्थान की कृत्रिम बनाई हुई झीलों में पहुंचाया जाएगा। ये 3 पाइपलाइनों का व्यास 3.6 मीटर से ज्यादा है। आज राजस्थान और हरियाणा दोनों की प्यास बुझाने का प्रयास हो रहा है। तो ये तो 2 राज्यों के लिए अच्छी खबर रही, लेकिन 2 राज्यों की जब बात की जाती है तो पंजाब का भी नाम सामने आता है। पंजाब से क्या खबर है और वहाँ पर किस तरीके से जो सीएम हैं वो मुश्किलों में घिर रहे हैं। दरअसल पंजाब में बेअदबी कानून को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC की विशेष बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान, मंत्री और विधायकों की पेशी भी तय है। एक तरफ सरकार और सिख संस्थाओं के बीच कानून पर टकराव है, तो दूसरी तरफ सीएम मान खुद कथित विवादित वीडियो और धार्मिक बयानों को लेकर घिरे हुए हैं। बैठक में जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सरकार संशोधन अधिनियम और अकाल तख्त साहिब से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी तय है। इसी बैठक में भगवंत मान, मंत्रियों और विधायकों की पेशी से जुड़े घटनाक्रम पर भी विचार विमर्श हो सकता है। इस बीच SGPC ने मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब के DGP से मुलाकात कर FIR दर्ज कराने की मांग करने का फैसला किया है। SGPC अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि मुख्यमंत्री से जुड़ी कथित वायरल वीडियो, विवादित टिप्पणियों और धार्मिक मामलों में कथित हस्तक्षेप को गंभीरता से लिया गया है।
धामी ने बताया कि सिख गुरुओं की तस्वीरों से जुड़ी कथित बेअदबी पर संगत को जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके तहत एसजीपीसी के प्रचारक विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अकाल तख्त साहिब के आदेशों, सिख परंपरा और पंथ मर्यादा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को अमृतसर में पार्टी विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें अकाल तख्त के निर्देशों के मद्देनजर रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मान ने कहा कि हमारे विधायक और मंत्री वहां जाएंगे और अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके व्यक्तिगत रूप से उनको तलब नहीं किया गया है, बल्कि पार्टी के विधायक और मंत्री सरकार का वहां पक्ष रखेंगे। कहीं ना कहीं भगवंत मान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। किस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही हैं, आखिर आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। किस तरीके से जो मुश्किलें बढ़ रही हैं एसजीपीसी और उसके साथ साथ जो विवाद वीडियो की भी अगर बात की जाए, इसको लेकर हमने देखा मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं भगवंत मान, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर अकाल तख्त में सिख विधायकों की जो बैठक है वो हुई है। 15 जून को जत्थेदार ने सिख विधायक मंत्रियों को तलब किया था। आपको बता दें एसजीपीसी ने अकाल तख्त के फैसले का यहाँ समर्थन भी किया और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डीजीपी से मिलकर शिकायत दर्ज कराने की जो तैयारी है वो भी यहाँ मानी जा रही है। वहीं भगवंत मान को पद से हटाने की मांग भी इस बीच तेज होती नजर आती है। भगवंत मान ने विधायकों के साथ जो बैठक है वो की थी, लेकिन गैर सिख मंत्रियों को उन्होंने बताया कि जो विचार हैं लिखित रूप में वहाँ देने को भी कहा गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं भगवंत मान। फिलहाल हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरमीत, क्या माना जाए, तमाम जो हम कह सकते हैं विधायक हैं उनकी एक तरीके से पेशी भी, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चौतरफा अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल घिरते हुए नजर भी आ रहे हैं और यहाँ पर अभी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे पास आ रही है वो है कि आज जितने भी सिख मंत्री, सिख विधायक थे, उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होना था। श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होने के लिए 11 बजे का समय था। उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो चली और फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये है कि जो बेअदबी कानून पंजाब सरकार के द्वारा पास किया गया था उसमें संशोधन के लिए 1 महीने का समय श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा दिया गया है और ये कहा गया है कि जितनी भी सिख पंथ के द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा जो आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं कानून में, उन आपत्तियों को दूर किया जाए 1 महीने के अंदर और कानून में संशोधन किया जाए। दरअसल सरकार का पक्ष इस पूरे मामले में यह था कि जो पुराना बेअदबी कानून है जो 2008 में बना था उसी कानून को हमने संशोधन करके कड़ा कानून बनाया है, मगर इसमें जो श्री अकाल तख्त साहिब हैं और जो सिख जत्थेबंदियां हैं उनके काफी ऑब्जेक्शंस थे कई चीजों को लेकर। अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करें, देखिए कानून जो है इसका नाम है जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट और इस कानून को पंजाब सरकार ने अप्रैल के महीने में पास किया था। इसके लिए बाकायदा एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। अब इसमें जो मेन ऑब्जेक्शंस थे वो था कस्टोडियन की परिभाषा को लेकर। दरअसल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ यदि किसी भी शख्स को सौंपी जाती है, मान लीजिए किसी सिंह को या किसी पार्टी को बेअदबी जैसा कोई वाकया वहां पर होता है तो उसके लिए कस्टोडियन यानी जिसको वो सौंपी गई थी उसी व्यक्ति को दोषी माना जा रहा था, उसी व्यक्ति को कॉन्स्पिरेटर भी देखा जा रहा था। तो इस आपत्ति जो है इस कानून को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से जताई तरह से इस कानून में अपनाई गई लेकर आपत्ति थी और एक आपत्ति ये भी जल्दी कड़ा कानून बनाया, मगर 2015 में जो पंजाब में बरगाड़ी में बेअदबी हुई थी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की, जो कि एक बड़ा मुद्दा, पॉलिटिकल मुद्दा, सामाजिक मुद्दा, धार्मिक मुद्दा बना था, उसके दोषियों को आज तक सजा नहीं हुई। 4.5 साल भगवंत मान सरकार को हो गए हैं। भगवंत मान सरकार को उस मामले में भी तैयारी चाहिए। इसके साथ ही बिल्कुल गुरमीत, लेकिन क्या इसको लेकर कोई नया मामला भी दर्ज हो सकता है? इस तरह की भी तैयारी एसजीपीसी की तरफ से है? बिल्कुल, जैसे ही श्री अकाल तख्त साहिब का जो आदेश प्राप्त करने के बाद सिख संगत जो है पंजाब के गुरुद्वारों में, पंजाब के गांवों में अपने अपने लेवल पर कुछ चीजें कर रही है, जैसे अलग अलग जगह बैनर लगाए जा रहे हैं, मगर दूसरा जो एक चैनलाइज्ड प्रोसेस है वो एसजीपीसी द्वारा अपनाया जा रहा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दरअसल अकाल तख्त साहिब के जो भी फैसले होते हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन, प्रचार प्रसार, वो सारा जो बजट है वो एसजीपीसी के पास होता है और एसजीपीसी उसे इंप्लीमेंट कर रही है। सबसे पहला जो फैसला
बोला है। एसजीपीसी की मीटिंग में यह लिया गया कि जो एसजीपीसी का प्रतिनिधिमंडल है वो डीजीपी के साथ मुलाकात करेगा, उन्हें पूरे मामले को समझाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बेअदबी की जो कानून है उसके तहत जो है कार्रवाई करने के लिए कहेगा। इसके साथ ही अलग अलग लेवल पर, चाहे वो गांव हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो, हर जगह जिला स्तर पर जो है एक बड़ा मास कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही 5 जुलाई को एक पंथक इकट्ठ बुलाया गया है, जिसमें सभी निहंग सिंह जत्थेबंदी, सभी अलग अलग सिख जत्थेबंदी और जितना भी सिख समाज है उसको जो रिप्रेजेंट करती हैं जत्थेबंदियां, वो वहां पर पहुंचेंगी और वहां पर जो भगवंत मान है उनके द्वारा बिल्कुल गुरमीत, यानी मान सकते हैं फिलहाल भगवंत मान को फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर यहां पर नहीं आ रही है, बल्कि और जो मुश्किलें हैं और बढ़ती हुई यहां नजर आएंगी आने वाले समय में भी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, श्रद्धा, सुरक्षा और आस्था के बीच एक बार फिर हिमालय की पवित्र वादियों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी है। आने वाले दिनों में शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में आध्यात्मिक माहौल पूरी तरह से सज चुका है और तैयारियों का सिलसिला अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस पवित्र अवसर से पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न की, जिसके साथ वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत मानी गई। इस अवसर पर उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन कर देश की शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और सभी नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना की। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उपराज्यपाल ने सभी श्रद्धालुओं को इस पवित्र यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन, सेना, पुलिस, सुरक्षा बल और स्वयंसेवक मिलकर पूरी समन्वित व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं ताकि यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और यादगार अनुभव मिल सके। यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 57 दिनों तक चलेगी और 2 प्रमुख मार्गों अनंतनाग जिले में पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में बालटाल मार्ग से समान रूप से संचालित होगी। ये यात्रा 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। इसी बीच यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस सहित सभी सुरक्षा बल राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर रोड ओपनिंग पार्टियों के माध्यम से लगातार निगरानी और तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। और प्रत्येक आरोपी 3, 4 से 5 किलोमीटर के हिस्से की बारीकी से जांच कर रही है और आसपास के क्षेत्रों की सघन तलाशी ली जा रही है। इसके साथ ही बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी सुरक्षा जांच में शामिल है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार स्वयं भी निगरानी अभियान में भाग ले रहे हैं ताकि पूरी यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। आज बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम सबों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आएं, धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। मैं उम्मीद करता हूं कि गत वर्ष से बेहतर यात्रा इस साल हो सकेगी। और आइए मिड डे प्राइम में अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी। पश्चिम एशिया में ईरान इसराइल तनाव और खाड़ी क्षेत्र में बढ़े संघर्ष के दौरान पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर थी कि कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर इसका कितना असर पड़ेगा। लेकिन आपको इस बीच बता दें कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने अपने लेख में बताया है कि इस चुनौतीपूर्ण दौर में भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ स्थिर रही बल्कि उसने संकट का प्रभावी ढंग से सामना भी किया। उनके अनुसार ये महज संयोग नहीं था बल्कि वर्षों से अपनाई गई संतुलित आर्थिक नीति और समय पर लिए गए फैसलों का परिणाम था। नागेश्वर ने उदाहरण देते हुए बताया कि सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने लंबे समय तक खुद लागत का दबाव भी झेला है, जबकि घरेलू रिफाइनरियों ने उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम की है। भारत ने अमेरिका और रूस समेत विभिन्न स्रोतों से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई और आपूर्ति के वैकल्पिक रास्ते तैयार किए। यही वजह रही कि जब दुनिया कई देशों में ईंधन संकट और महंगाई बढ़ी तब भारत में स्थिति अपेक्षाकृत नियंत्रित रही। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह भी रेखांकित किया है कि मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, नियंत्रित चालू खाते का घट अगर बात की जाए और लगातार बढ़ता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और स्थिर व्यापक आर्थिक प्रबंधन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त मजबूती दी है। उनका मानना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक विविधता, नीति स्थिरता और संकट के समय त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है।
इसी कारण भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौती का सामना करते हुए आर्थिक स्थिरता और निवेशकों का भरोसा दोनों बनाए रखा है। बात करते हैं वेनेजुएला की, जहां पर आए विनाशकारी भूकंप के बाद हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1430 हो गई है, जबकि हजारों लोग अभी भी लापता बताए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार शनिवार सुबह तक करीब 68,900 लोगों के लापता होने की जानकारी दर्ज की गई है, जिससे मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। वहीं भारत ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप के बाद ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। वेनेजुएला में भूकंप से आई तबाही के बीच भारत मानवता का फर्ज निभा रहा है। सामने आई तस्वीरों में भारतीय सहायता अभियान की झलक दिखाई दे रही है। भारत राहत सामग्री, दवाइयां, मेडिकल उपकरण और अन्य जरूरी सामान प्रभावित लोगों तक पहुंचा रहा है। भारतीय टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं और संकट की इस घड़ी में पीड़ितों को हर संभव मानवीय सहायता उपलब्ध करा रही हैं। भारत किस तरीके से न सिर्फ एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर जिसकी जो भूमिका है वो कही जाती है, बल्कि वेनेजुएला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो भारी तबाही हुई है, इस बीच लगातार भारत ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। आपको बता दें, यहाँ पर करीब 1430 लोगों की मौत का आंकड़ा अभी तक सामने आया है, लेकिन इस दौरान ऑपरेशन अमिस्ताद के चलते लगातार राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। अभी भी 68,900 से ज़्यादा लोग वेनेजुएला में लापता हैं, लेकिन राहत और बचाव अभियान जो है वो तेज़ी से यहाँ चल रहा है और इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान भारतीय दल का भी है। बचाव दल जो है युद्ध स्तर पर यहाँ देखा जा सकता है। और आइए अब रुक कर लेते हैं खेल की खबरों की तरफ। बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की भी। मेजबान कनाडा ने फीफा विश्व कप 2026 में इतिहास रचते हुए पहली बार नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में आप बता दें, स्टीफन यूस्टरक्यू ने निर्णायक गोल की बदौलत कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर अंतिम 16 का टिकट पक्का कर लिया है। इंजरी टाइम का जादू, विश्व कप नॉकआउट में पहली जीत। सिर्फ 4 दिन पहले तक कनाडा के लिए फीफा विश्व कप 2026 का सफर इतिहास के पन्नों में जगह बनाने की ओर बढ़ रहा था। सह मेजबान देश ने पहली बार पुरुष विश्व कप के नॉकआउट चरण में जगह बनाकर नया अध्याय लिखा था और अब उसने उस कहानी को और सुनहरा बना दिया है। लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर विश्व कप नॉकआउट चरण में अपनी पहली जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। कनाडा 2014 में ब्राजील के बाद पहला मेजबान देश बन गया है जिसने विश्व कप नॉकआउट मुकाबला निर्धारित समय में जीता है। वहीं 1986 में मैक्सिको के बाद वह पहला कॉनकाकाफ देश भी बन गया है जिसने मेजबान रहते हुए नॉकआउट चरण में जीत हासिल की है। मैच के पहले हाफ में कनाडा के पास केवल 45% गेंद पर नियंत्रण रहा, लेकिन आक्रामकता के मामले में उसने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। कनाडा ने विपक्षी बॉक्स में 17 बार गेंद पहुंचाई, जबकि दक्षिण अफ्रीका केवल 5 बार ही ऐसा कर सका। जब मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर बढ़ रहा था, तभी स्टीफन स्टॉकियो ने इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर इतिहास रच दिया। दक्षिण अफ्रीका के गोलकीपर रॉनवेन विलियम्स उस शॉट को रोकने में असफल रहे और कनाडा के खेमे में जश्न का माहौल छा गया। कनाडा ने पूरे मुकाबले में आक्रामक खेल दिखाया और 7 शॉट लक्ष्य पर लगाए। कनाडा के लिए विश्व कप यादगार बनता जा रहा है। टूर्नामेंट से पहले टीम अपने विश्व कप इतिहास के सभी 6 मुकाबले हार चुकी थी, लेकिन इस बार उसने नई कहानी लिखी। 18 जून को कतर पर 6-0 की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब टीम ने पहली बार अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। ऐतिहासिक जीत के बाद कनाडा के मुख्य कोच जेसी मार्श ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्हें कनाडाई हीरो बताया। अब कनाडा की निगाहें अंतिम 16 पर टिकी हैं, जहां उसका सामना नीदरलैंड और मोरक्को के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। लेकिन इतना तय है कि 2026 विश्व कप में कनाडा अब केवल मेजबान नहीं बल्कि एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर चुका है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आपको बता दें, आज महान कवि और संत कबीरदास जी की जयंती है। संत कबीरदास का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था। कबीरदास जी 15वीं सदी के महान रहस्यवादी कवि, समाज सुधारक और दार्शनिक थे। उन्होंने
अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास, जात-पात और पाखंड का कड़ा विरोध किया। उनका दर्शन सभी धर्मों के लोगों को समानता और मानवता का पाठ पढ़ाता है। संत रविदास के दोहे हमेशा से समाज को शिक्षा देते रहे हैं। जैसे सीमित इच्छा का महत्व समझाते हुए ये दोहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस दोहे का अर्थ है कि ईश्वर हमें इतना ही दें जिससे परिवार का पालन हो सके और घर आए मेहमान भूखा ना जाए। लालच से दूर रहने की ये सीख अलग अलग दोहों में और संत कबीर की साखियों में हमने देखा है किस तरीके से मिलती हुई नजर आती है। तो इसी के साथ आज के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।